नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी यानी समूह सिद्धांत। आपको याद होगा इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने डिटेल से इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको समझाया था, बताया था कि किस तरीके से ये आती है, किस तरीके से ये किसका पार्ट है। तो किसका पार्ट है उसमें मैंने आपको शब्द एक यूज़ किया था जिसका नाम था मॉडर्न अलजेब्रा। और मॉडर्न अलजेब्रा का मतलब है आधुनिक, अलजेब्रा का मतलब हो गया बीजगणित। तो ये आधुनिक बीजगणित है। और क्यों है आधुनिक बीजगणित? क्योंकि आधुनिक समस्याओं को ये सॉल्व करती है या सॉल्व करने में मदद करती है। तो मॉडर्न अलजेब्रा बन गया। अब थोड़ा सा मैं इसकी गहराई में जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर याद दिलाऊंगा। देखिए, कॉलेज लेवल की चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है तो पढ़िएगा मत, पढ़िएगा मत, आनंद लीजिएगा, है ना। क्योंकि जब भी आप मूवी देखने जाते हैं तो आप इस सोच के साथ नहीं जाते कि आप पढ़ने जा रहे हैं। सोचिए, अगर आप मूवी देखने जाएं और ये सोच के जाएंगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मूवी में क्या डायलॉग कहा, कहाँ कहा, मैं वो लिख लूँगा, याद कर लूँगा, ठीक है, तो वो मूवी का पूरा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप जब भी मूवी देखने जाते हैं या मूवी देखते हैं तो आप ये सोचते हैं नहीं, मैं आनंद कर रहा हूँ, मैं तो मज़े ले रहा हूँ। तो बस यही है साहब, पढ़िएगा मत, मज़े लीजिएगा। तो मज़े दूंगा मैं आपको, ज़बरदस्त मज़े देने वाला हूँ इस बुक के अंदर, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं इस बुक के पास जो आपको बतानी है और आपको बताऊंगा सच्ची में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे मैथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी मैथ्स है उससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ कुछ कमियां रही थी जिससे हमने मॉडर्न अलजेब्रा को बनाया। अलजेब्रा चल रहा था अच्छा खासा, मॉडर्न अलजेब्रा को बीच में क्यों डाला? तो सबसे पहले समझिए कि हमारा जो मैथ्स है उसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म शब्द का मतलब है कि कैसे काम करती है मैथ्स, ठीक है। बाकी जैसे सब्जेक्ट काम करते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं जो काम करते हैं और मैथ्स जो काम करती है, उनके मैकेनिज्म में काफ़ी बड़ा फ़र्क है। अगर आप फिजिक्स से कंपेयर करें, ठीक है, मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं समझा रहा कि मैथ्स क्या है, मैं समझा रहा हूँ कि मैथ्स कैसे काम करती है, कैसे काम करती है मैथ, समझिए मैकेनिज्म को। और उस मैकेनिज्म की तुलना करते हैं फिजिक्स के साथ ताकि समझ में आए। फिजिक्स में क्या होता है पहले तो ये समझिए। फिजिक्स में ये होता है कि जो भी साइंटिस्ट होता है, जो फिजिसिस्ट होता है, वो सबसे पहले एक थ्योरी डेवलप करता है। थ्योरी डेवलप करता है जैसे ये नाभि होगी, नाभि के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, है ना। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, सबने क्या हुआ, पहले थ्योरी बनाई, एक थ्योरी बनाई और फिर उस थ्योरी को चेक करवाया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब कई थ्योरियां जो है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही पाई गई, कुछ गलत पाई गई। गलत हुआ तो उसमें सुधार किया गया कि कभी कहाँ गलती है, थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। तो फाइनली थ्योरी जो है उसके बाद में एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट बताता है कि वो जो थ्योरी बनाई थी आपने वो सही थी या गलत थी, फिर वो कंफर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो थ्योरी बनाई उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए। और प्रमाण कौन है? एक्सपेरिमेंट। तो फिजिक्स जो है वो कैसे काम करती है? वो एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड। और एविडेंस कौन है? आपका एक्सपेरिमेंट। आप थ्योरी तो अजीबोगरीब कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए दो आदमी लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि उनके बीच में क्या हुआ, आपने बैठ के एक थ्योरी बना ली कि भाई हो सकता है ज़मीन के बीच, ज़मीन का मुद्दा है और ज़मीन के मुद्दे पे लड़ रहे। दूसरे ने कहा ना भाई ये इसके पैसे खा गया इसलिए लड़ रहा है। ने कहा नहीं यार, एक थ्योरी ये है कि उसने गाली निकाली और इसने वापस थप्पड़ मार दिया। तो इस तरीके से कई थ्योरियाँ बन गई। अब सही थ्योरी कैसे पता लगेगी? जब आप जाके उस लड़ाई को रोकेंगे और पूछेंगे भाई क्या बात होगी, क्यों लड़ रहे हो, तो वो डिटेल से बताएंगे ये बात हुई। अब कोई थ्योरी गलत हो जाएगी, कोई थ्योरी सही साबित हो जाएगी। तो बिल्कुल फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। फिजिसिस्ट जो है वो चीज़ों को देखते हैं, देख के अपनी एक थ्योरी बनाते हैं और वो थ्योरी बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि फिजिक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, फिजिक्स कहती है भाई एविडेंस भी लेके आओ, प्रमाण भी लेके आओ तब मानूंगी। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं। जैसे फिजिक्स में फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी को ले लीजिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है, क्या वो फिजिक्स ने ऐसे ही मान लिया? बिल्कुल नहीं माना। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, एक्सपेरिमेंट में प्रूफ नहीं हुई, तब तक नहीं माना गया। एविडेंस चाहिए, वो सबूत भी मांगते हैं, भाई सबूत दो तब मानेंगे आपकी थ्योरी को। तो फिजिक्स जो है वो एविडेंस बेस्ड है। अब अपन मैथ्स की बात कर लेते हैं। ये केमिस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है, बायोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है, बाकी सारी ब्रांचेज ऐसे ही काम कर रही है। लेकिन मैथ्स के पास एक्सपेरिमेंट कहाँ से लाएंगे आप? मैथ्स तो एक्सपेरिमेंट है ही नहीं। मैथ्स तो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट एक बड़ा शब्द इस्तेमाल किया मैंने, अब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए इस मैथ्स को अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट शब्द का मतलब होता है काल्पनिक, जो आपको नजर नहीं आती, जो आपको नजर नहीं आती। कैसे नजर नहीं आती? चलिए मैं आपसे पूछूं कि वन कहाँ है बताइए, तो आप कहेंगे ये रहा सर, देखिए एक पेन। तो ये तो पेन हुआ ना, ये तो पेन हुआ, पेन हुआ और इसकी संख्या एक है। एक कहाँ है? एक दिखाइए मुझे, एक कहाँ है? कहीं आपने एक को कभी देखा?
आप एक पेन दिखा सकते हैं, एक कॉपी दिखा सकते हैं, एक पेंसिल दिखा सकते हैं, एक लैपटॉप दिखा सकते हैं, एक मोबाइल दिखा सकते हैं। तो ये तो मोबाइल, पेन, कॉपी ये दिखा रहे हैं आप। मैं तो पूछ रहा हूँ कि खाली एक दिखाइए कि एक कौन है। तो जवाब है साहब नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस एक को हटा दूं तो आप मुझे समझा ही नहीं सकते कि आपके पास क्या है। कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है। लेकिन जब तक आप ये नहीं कहते 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, तब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या है। समझ रहे बात को? आप मान लीजिए सब्जी लेने गए और सब्जी लेने आपने कहा कि भैया आलू दे दे, आलू दे दे, आलू दे दे। तो उसने कहा हाँ बहन जी ले जाइए, हाँ भाई साहब ले जाइए, आलू ले जाइए, आलू ले जाइए। लेकिन बीच में जब तक आप नंबर ऐड नहीं करेंगे, वो भी कंफ्यूज है और आप भी कंफ्यूज है। भैया 2 किलो आलू दे दे। जैसे 2 शब्द जुड़ा, मतलब निकल गया, वो भी फटाफट तोलेगा, फटाफट पकड़ाएगा। लेकिन जब तक आप बोलेंगे भैया आलू दे दे, आलू दे दे, आलू दे दे, वो कहे हाँ भैया ले ले, आलू ले जाओ, ले जाओ। लेकिन कितने ले जाओ, कितने ले जाओ भाई? तो मैथ्स जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है, कहीं होती भी नहीं है और हर जगह होती भी है, नहीं भी होती, दिखती कहीं नहीं है। लेकिन नहीं हो तो आप स्पष्ट ही नहीं कर पाओगे, समझा ही नहीं पाओगे कि आप कर क्या रहे हो। पेन दुकान पे चले गए, भैया पेन दे दे, भैया पेन दे दे। जब तक बोलेंगे नहीं कि कितने पेन दे दे, तब तक ना तो वो दे पाएगा ना और क्या 2 दिखेगा वहाँ पे, या एक पेन लेने जा रहे क्या एक दिखेगा? नहीं दिखेगा, लेकिन एक पेन दिख जाएगा। तो मैथ्स ऐसी चीज़ है जो चीज़ों के साथ जब जुड़ जाती है, पेन के साथ एक जुड़ गया तो वो सार्थक हो गया। तो ये मैथ्स ऐसे काम करती है। मैथ्स जो है वो जान डालती है चीज़ों के अंदर, समझाने में मदद करती है। खुद अब्स्ट्रैक्ट है, खुद काल्पनिक है, खुद का कहीं जगह नहीं है, कहीं नज़र नहीं आती, अपने आप में ये कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन चीज़ों को सार्थक बनाने में, समझाने में मदद करती है। सही है? एक नोट है, उसमें नंबर हटा दीजिए। एक भारत की करेंसी उठाइए और उस पर से जो नंबर है उसमें हटा दीजिए, मत लिखिए नंबर। बताइए क्या वो नोट चलेगा? भारत सरकार का स्टाम्प लगा हुआ नोट है भाई, बस नंबर नहीं लिखे हुए, बताइए चल जाएगा? क्यों नहीं चला? क्योंकि खाली नोट बिना गणित के अधूरा है। जैसे उस नोट में आप नंबर ऐड करते हैं, जैसे ही उस नोट में आप नंबर ऐड करते हैं वो सार्थक हो जाता है वो नोट। और एक नंबर से वो बड़ा और एक नंबर से छोटा और एक से बराबर, डैश डैश, सब कुछ वो सार्थक कर देता है। उस पूरे नोट की कीमत, उसका वैल्यूएशन, उसकी हर तरीके से सार्थकता जो है वो क्लियर कर देता है। करता नहीं करता? देखिए मैथ्स ऐसे ही काम करती है। तो मैथ्स ने क्या काम किया? मैथ्स खुद तो अब्स्ट्रैक्ट है, उसका खुद का कहीं लेना देना नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। भूत है एक प्रकार का, जैसे भूत होता है ना, कहीं नहीं होता, डर लगता है। डर लगता है भाई, वहां जाएंगे वहां दिख जाएगा, वहां जाएंगे वहां दिख जाएगा, अंधेरा होते दिख जाएगा। मतलब लाइट जल रही है तब तक नहीं दिखेगा, अंधेरा होगा तो वो दिख जाएगा। मतलब सोचिए, लाइट जल रही है तब तो नहीं दिख रहा, अंधेरे में दिखता है। ये कैसे हुआ भाई? हमें अंधेरे में नहीं दिखता, इसलिए भूत दिखता है। तो वो चीज़ है जो खुद तो है ही नहीं, लेकिन जैसे चीज़ों में ऐड होती है उनको सार्थक बना देती है, अर्थपूर्ण बना देती है। आई बात समझे? तो मैथ्स क्या हुई? मैथ्स अब्स्ट्रैक्ट हुई। लेकिन काम कैसे करती है भाई? ये तो समझ में आ गया, चलो अब्स्ट्रैक्ट है, काम कैसे करती है? ये जो इतनी इतनी मैथ्स की थ्योरी आई हुई है, इतना मैथ्स बड़ा बड़ा जो पार्ट आया हुआ है, ये कैसे काम करता है? तो साहब जवाब है एग्जाम। ये जो है हमारी फिजिक्स जो होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है, प्रमाण पे आधारित। अभी आपने कोविड पे देखा होगा कि कोविड में क्या होता था, बहुत सारी थ्योरियाँ आती थी कि इस बार इतने केस हो जाएंगे, इस बार इतने केस हो जाएंगे, इस बार कोरोना ये हो जाएगा, कोरोना ऐसा हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट होते थे, कुछ थ्योरियाँ गलत हो जाती थी, कुछ सही हो जाती थी, कुछ 10% सही हो जाती थी, कुछ 90% गलत हो जाती थी। ऐसे ही चलता था, प्रमाण आता, प्रमाण आके कन्फर्म कर देता कि थ्योरी कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ठीक है? अब आप कहोगे सर ये थ्योरियाँ बनाते ही क्यों, सीधा ही एक्सपेरिमेंट ही कर लेना, थ्योरियाँ बनाने की जरूरत क्या है? तो भाई भूकंप आने के बाद में उसकी गणना करें कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, उससे बेहतर है ना कि पहले थ्योरी बनाए कि भूकंप कब आएगा। अगर भूकंप 2 दिन आगे या पीछे भी आ गया तब भी हम कुछ तो बचा ही लेंगे। तो थ्योरी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम भविष्य के बारे में देख सकें, झलक लगा सकें। अगर हम पहले से ही अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, थ्योरियाँ नहीं बनाएंगे, हो सकता है थ्योरियाँ गलत आएगी, हो सकता है थ्योरी गलत आएगी, लेकिन बिना थ्योरी बनाए हम काम कैसे करेंगे? हम किसके बारे में काम करेंगे? अगर हमने थ्योरी नहीं बनाई कि आज गुजरात के इस हिस्से में भूकंप आने वाला है इस 1 साल के दौरान, तो हम वहाँ पे प्लानिंग करेंगे। भूकंप नहीं आया तो भी कोई नुकसान नहीं है, भूकंप आया तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं। तो थ्योरियाँ ऐसे काम करती है, हमें नुकसान नहीं होता थ्योरियों का। आप भी थ्योरी बना के चलते हैं, आप भी जब परीक्षा में जाते हैं तो पहले बना के बैठते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, करते ऐसे ही है ना। और फिर पेपर में जाते हैं, पेपर प्रमाण कर देता है आपको कि कौन सा आया, कौन सा नहीं आया, कौन सी थ्योरी आपकी सही थी, कौन सी गलत थी, जो आपने टिक लगाए थे वो सही थे या गलत थे। तो थ्योरी बनाना ही पड़ता है क्योंकि हमें आगे के बारे में समझना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। तो थ्योरी इसलिए, एक्सपेरिमेंट तो बाद में हो ही जाएगा, भूकंप आने के बाद में हम क्या करेंगे?
फिर तो कुछ नहीं बचेगा। तो पहले थ्योरी बनाते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट में सही या निकले या गलत निकले, लेकिन नुकसान को कम किया जा सके। आ जाइए वापस आते हैं। मैथ्स जो होती है वो होती है एग्जामेटिक। एग्जामेटिक क्या है, आइए थोड़ा सा इस चीज़ को समझाता हूँ मैं डिटेल से, और देखिए बहुत मज़ा आएगा इसको। एग्जामेटिक क्या है? एग्जामेटिक का मतलब होता है बेटा, अगर एक लिखा जाए, नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृत संख्या की, तो एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद क्या आएगा? चार, चार के बाद क्या आएगा? पाँच, पाँच के बाद क्या आएगा? छः। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए एक के बाद दो क्यों आता है? अगर मैं क्यों वर्ड इसके साथ ऐड करूं तो क्या आप मुझ पे जवाब दे पाएंगे कि क्यों आता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका कोई जवाब नहीं है। दो के बाद तीन क्यों आता है? तीन के बाद चार क्यों आता है? एक के बाद तीन क्यों नहीं आता? दो बीच में कैसे आया? एक के बाद चार क्यों नहीं आया? दो क्यों नहीं आया? मतलब ये जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसका जवाब आप दे पाएंगे? ये जो बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या इसका आप जवाब दे पाएंगे? एक प्लस एक दो क्यों होता है? क्या इसका कोई जवाब है? एक जीरो से बड़ा क्यों होता है? इन बातों के कोई जवाब है आपके पास? ये बेसिक क्वेश्चन है, इनके जवाब है? तो आप कहेंगे नहीं सब इसके जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी हाँ इसका जवाब है। इनको जो है, ये जो पहली पहली जो शुरुआती बातें होती है, इनको एग्जम कहते हैं। हिंदी में इनके लिए शब्द है अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब होता है वो बातें जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन वो सत्य होती है। सिद्ध नहीं की जा सकती परंतु सत्य है। सिद्ध नहीं की जा सकती परंतु सत्य है। सिद्ध नहीं की जा सकती परंतु सत्य है। इन्हें कहते हैं एग्जम्स। ये शुरुआती, एक के बाद दो आएगा, ये एग्जाम है। सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन सत्य है। दो के बाद तीन आएगा, एक जीरो से बड़ा होगा, एक और एक दो होगा, ये है एग्जाम। अभिग्रहित कहते हैं इनको। इसे थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए क्रिकेट की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अधिकतर आप में से बहुत से लोग क्रिकेट देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही होगा। किसी भी खेल को ले लीजिएगा बाद में, पहले मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर उसको आप किसी में ले जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिकेट के अंदर बॉल का अगर विकेट पे लग जाती है, जब बॉलर बॉल कराता है वो जाके विकेट के लग जाती है तो आउट होता है? आउट होता है? सिद्ध करके बताइए कि वो आउट होता है। सिद्ध करके बताइए कि बॉल जब विकेट के लग जाएगा तो आउट होगा। तो आप कहेंगे सर ये कोई सिद्ध करने की बात थोड़ी है, तो आईसीसी का नियम है। आईसीसी ने क्रिकेट के नियम बना रखे कि बॉल विकेट के लगेगी आउट होगा। बैट से बॉल लग के अगर बाउंड्री पे चली गई तो 4 या 6 रन होगा। तो ये तो नियम है, इनको थोड़ी सिद्ध किया जा सकता है। आई बात समझ में? ये नियम होते हैं, नियमों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। चलो अगर आप कहें कि भाई ये नियम जो सिद्ध नहीं किए जा सकते उन नियमों को हटा दो। आपने नियम हटा दिया कि बॉल विकेट के लगेगी, उसका कोई नियम नहीं है। बाउंड्री पार जाएगी, उसका कोई नियम नहीं है। भागने का कोई नियम नहीं है। अब बताइए कोई गेम को आप बिना नियमों के बनाएंगे तो क्या गेम खेल सकते हैं? ग्राउंड पे लाके आपने लोगों को खड़ा कर दिया और कहा खेलो, खेलिए बस। अब वो पूछेंगे साहब क्या खेलें? बस खेलो ना, कोई नियम नहीं है, खेलो बस। फिर वो पूछेंगे साहब बताओ तो सही क्या खेले? यार क्या ना, कोई नियम नहीं है, जो मन में आए वो खेलो। बताइए खेल होगा? खेल होगा? खेल में नियम बहुत जरूरी है। नियम ही तो तय करेंगे कि वो क्या खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, और कैसे वो उसको तर्कसंगत बनाएंगे, कैसे वो न्यायपूर्ण होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, पूरे तरीके से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय होगा। तो खेल जो है वो नियमों से बनता है। अगर आपने नियम नहीं बनाए तो खेल ही नहीं बनेगा। हर खेल के नियम होंगे, हर खेल के अपने सही अपने गलत होंगे। आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, वो नियम उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर आप कहो कि नहीं मुझे तो सर ये जो छोटी वाली बॉल है ये पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। अब क्रिकेट के पास छोटी बॉल है, छोटी बॉल से क्रिकेट खेलता है। आपने कहा कि नहीं सर मुझे तो ये छोटी बॉल पसंद नहीं है, मुझे तो बड़ी बॉल चाहिए और मैं तो नया गेम बनाऊंगा। तो आप नई गेम बना लीजिए, चलिए ठीक है फुटबॉल बना लीजिए। फुटबॉल में बॉल बड़ी होती है, फुटबॉल की जो बॉल होती है वो बड़ी होती है, फुटबॉल खेल लीजिए। अगर आपको छोटी बॉल पसंद नहीं है तो बड़ी बॉल फुटबॉल खेल लीजिए, और वो पसंद नहीं है तो कोई और गेम तैयार कर लीजिए। लेकिन क्या कोई गेम ऐसा हो सकता है जो बिना नियम के खेला जाएगा? नहीं खेला जाएगा। क्या कोई गेम ऐसा खेला जा सकता है जो बिना नियमों के हो? बिना नियमों तो आप सिर्फ ग्राउंड में लोगों को खड़ा कर सकते हो, और वो करेंगे क्या? कुछ नहीं, क्योंकि नियम ही तो बताएगा कि क्या करना है। क्या उनको सिद्ध करने की जरूरत है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि नियम पहले बनाने पड़ते हैं, सिद्ध नहीं करने पड़ते। क्योंकि बनाए इसलिए जाते हैं ताकि खेल खेला जा सके। फिर नियमों के अंतर्गत जो खिलाड़ी होते हैं वो प्रदर्शन करते हैं, अच्छा करते हैं, उन नियमों को समझते हैं, और उन नियमों को समझकर उन नियमों में से कुछ और बेहतर निकालने की, परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। यही होता है। आई बात समझ में? अच्छा अब एक और कमाल की देखिए, दो खेल है, एक है क्रिकेट एक है फुटबॉल। फुटबॉल में बड़ी बॉल होती है, क्रिकेट में छोटी बॉल होती है। क्या फुटबॉल वाली बॉल क्रिकेट में यूज़ की जा सकती है या क्रिकेट वाली बॉल फुटबॉल में यूज़ की जा सकती है? तो जवाब है साहब नहीं की जा सकती। क्यों? क्यों नहीं की जा सकती?
क्योंकि क्रिकेट में जो नियम बने हैं उन नियमों में तय किया गया कि बॉल छोटी होनी चाहिए। फुटबॉल में जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से बॉल बड़ी होनी चाहिए। क्रिकेट में बॉल को आप बैट से मारते हैं, क्या फुटबॉल में आप बैट लेके जा सकते हैं? समझिए बातों को जो मैं बताने जा रहा हूँ। फुटबॉल में क्या आप बैट लेके जा सकते हैं? नहीं। बॉल तो वहाँ पे भी है लेकिन वहाँ बैट लेके नहीं जा सकते। क्रिकेट में क्या आप बॉल को पैरों से मार के चौके तक पहुँचा सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नियम ये मना करते हैं, इसके नियम यहाँ बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि एक नियम जो पहले वाले खेल में सही था वो दूसरे वाले खेल में गलत हो गया, दूसरे वाले खेल का नियम पहले वाले में गलत हो गया। तो इसका मतलब यहाँ समझिए बात को, कहानी को। अपने खेल के अपने नियम होते हैं। क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के नियमों से खेला जाएगा, फुटबॉल फुटबॉल के नियमों से खेला जाएगा। कमाल हो गया, मज़ा आ गया। अब देखिए आपको कहानी समझ में आई होगी। कहानी क्या आई है कि हर खेल के अपने नियम होते हैं, हर खेल का अपना सही गलत होता है। इसीलिए अगर हम गणित की बात करें, जैसे बीजगणित की बात करें, तो बीजगणित में भी कई बीजगणित है, कई बीजगणित है बेटा, सैकड़ों बीजगणित अवेलेबल है, सैकड़ों सैकड़ों, और सैकड़ों सैकड़ों बन सकती है। आपको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद नहीं है, आप नया खेल बना लीजिए, क्योंकि क्या करना है, सिर्फ नियम बनाने हैं, खेल शुरू हो जाएगा। आप और कोई खेल बना सकते हैं। तो बीजगणित में बहुत सारी है। एक हमारी जो वास्तविक संख्याओं की बीजगणित जो होती है, एक दो ही छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं आपके लिए। एक तो वास्तविक संख्याओं की बीजगणित होती है, और एक जो है वो हमारी बूलियन बीजगणित है। दो का ही एग्जाम्पल लूंगा, वैसे मैं ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दे के बता सकता हूँ, यही समझ में आ जाएगा। वास्तविक संख्याओं की बीजगणित में 1+1 2 होता है, बूलियन बीजगणित में 1+1 1 होता है। बताइए कौन सा गलत, कौन सा गलत? फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा गलत? जवाब है कोई गलत नहीं है। जब वास्तविक संख्याओं की बीजगणित पढ़ोगे तो 1 और 1 2 होगा, जब बूलियन बीजगणित करोगे तो 1+1 1 होगा। गलत कौन सा? कोई नहीं। वैसे ही जैसे कहीं कोई क्रिकेट के अंदर छोटी वाली बॉल गलत है नहीं, लेकिन फुटबॉल में ले जाती है वो गलत हो जाएगी, और फुटबॉल वाली बड़ी बॉल फुटबॉल में सही है लेकिन क्रिकेट में जाती है गलत हो जाएगी। तो क्रिकेट क्रिकेट के नियमों से खेला जाएगा और फुटबॉल फुटबॉल के नियमों से खेला जाएगा। कोई भी नियम को उठा के आप एक दूसरे के साथ नहीं दे सकते। तो बस अब आपको देखना होगा कि आप गेम कौन सा खेल रहे हैं। क्या आप वास्तविक संख्याओं का गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे अपने नियम होंगे और यहाँ पर अपने नियम होंगे। इस प्रकार से हर गणित जो गणित है, ब्रांच है, उसके अपने नियमों से चलती है, वो अपने ही नियम होते हैं। इन नियमों को कहते हैं आप एग्जाम। वो शुरुआती नियम जिनको साबित नहीं किया जा सकता लेकिन वो ज़रूरी हैं। अब आप कहोगे सर नियम नहीं बनाओ, तो मत बनाओ, खेल ही शुरू नहीं होगा, खेल ही शुरू नहीं होगा। लेकिन लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि खेल का मज़ा तब आता है जब नियम कम होते हैं। एग्जाम्स जो है वो हमेशा न्यूनतम रखने की कोशिश की जाती है, न्यूनतम से न्यूनतम, ताकि जितने कम नियम होंगे खिलाड़ी को उतनी ज़्यादा छूट मिलेगी खेलने की, और जितनी ज़्यादा छूट मिलेगी उतना वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा। तो न्यूनतम रखने की कोशिश की जाती है एग्ज़ाम को। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि गणित के जो एग्ज़ाम्स है वो सही में न्यूनतम है या नहीं है। अब न्यूनतम का क्या कहते हैं? न्यूनतम का मतलब वो हुआ जिसमें एक्स्ट्रा कोई भी नियम ऐड ना करना पड़े, बस कम से कम नियम जो है वो डाले जाए, फालतू का कोई भी एक्स्ट्रा नियम ना डाला जाए, ताकि जो खिलाड़ी है, जैसे मैथमेटिशियन, मैथ्स को मैथमेटिशियन खेलते हैं, क्रिकेट को क्रिकेटर खेलते हैं, तो मैथमेटिशियन को छूट मिले, जितनी छूट मिलेगी उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बेहतर करेंगे। अब आ जाइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब क्रिकेट में क्या होता है, फिर नियमों को मान लेते हैं। नियम को मानने के बाद में खिलाड़ी अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलते हैं। कोई पुल खेल रहा है ना, कोई स्वीप खेल रहा है, कोई उल्टा होके, मतलब राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड होके खेल रहा है। नियम नहीं तोड़ रहा, नियमों के अंतर्गत वो कुछ और चीजें ढूंढ रहा है, और नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो इन नए तरीके को हमारे मैथ में कहते हैं थ्योरम। उन नियमों को मानते हुए, रिपीट कर रहा हूं, उन नियमों को मानते हुए, उन नियमों को मानते हुए हम नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रमेय। उन्हें कहते हैं बेटा प्रमेय। मैथ में उन्हें प्रमेय कहते हैं, और क्रिकेट की भाषा में कहते हैं भाई परफॉर्मेंस, है ना। ये खिलाड़ी तो 360 डिग्री है, ये खिलाड़ी तो ये है, ये क्रिएटिव है, जिसे क्रिएटिव क्रिएटिव आप कहते हैं, वो एक्चुअली उसके लिए वो क्रिएटिव है, हमारे लिए वो थ्योरम्स है। हम थ्योरम बनाते हैं, हम उन नियमों को मानते हुए उसमें से कुछ और चीज़ निकाल लेते हैं। जैसे ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो हम उसमें से कुछ और सत्य निकाल लेते हैं, और तथ्य जो छुपे हुए हैं जो उसके आधारित है उनके ऊपर, उसमें से निकाल लेते हैं, वो प्रमेय कहलाती है। ठीक है। अगला एक चीज़ और है क्रिकेट में। क्रिकेट में हेलमेट को हेलमेट क्यों कहते हैं? हेलमेट को हेलमेट क्यों कहते हैं? बॉल को बॉल क्यों कहते हैं? बैट को बैट क्यों कहते हैं? पिच को पिच क्यों कहते हैं? तो आप कहेंगे कुछ नियम, कुछ और नाम भी रखे गए हैं क्रिकेट में। नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? खिलाड़ी कहेगा भैया मुझे वो दे दे, भैया मुझे वो दे दे। क्या दे दे? भैया बस वो दे दे। तो वो क्या है? नाम बोल, हेलमेट दे दे। एक बात में क्लियर हो गया, इशारे करने नहीं पड़े, वो दे दे भैया। तो बेहतर है, समझो हर चीज़ों को नाम क्यों दिए गए, ताकि पुकारने में आसानी हो। मैथ्स ने भी ऐसा ही किया।
मैथ ने भी ऐसा ही किया, जिसका नाम रखा गया डेफिनेशन। आपने डिफाइन किया कि मैथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होगी, उसको क्या कहा जाएगा। जैसे समकोण त्रिभुज, अब आप कहोगे एक त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री होता है, ये बार बार बोलो, उससे बेहतर एक शब्द बोल दो समकोण त्रिभुज। बार बार ये बोलो, उससे बेहतर क्या बोल दो, समकोण त्रिभुज। आगे बढ़ना। तो डेफिनेशंस क्या थी, नाम देने का प्रक्रिया थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हेलमेट का नाम कुछ और रख दिया जाता। सोचिए, हेलमेट का नाम कुछ और रख दिया जाता तो उस नाम से पुकार लेते, क्या फर्क पड़ता। बैट का नाम अगर बैट नहीं होके कुछ और होता तो उस नाम से पुकार लेते, क्या फर्क पड़ता कि नाम बैट रखा तो ही फर्क पड़ रहा है, या हेलमेट रखा तो ही फर्क पड़ रहा है, कुछ और नाम रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात समझिए, डेफिनेशन जो होती है वो नाम देने का काम होती है। तो मैथ्स कैसे काम करती है, मैथ्स के पास 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नंबर पहला होता है एग्जाम, जिसको साबित नहीं किया जा सकता। थ्योरम वो जिनको साबित किया जा सकता है, किसके आधार पे, एग्जाम्स के आधार पे, जो नियम है उनके। क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी कुछ करता है, गलत करता है, तो रेफरी उसको बुलाता है, देखता है कि नियम के अनुसार उसने किया नहीं किया। अगर नियम के अनुसार किया है तो वो ठीक है, नियम के अनुसार नहीं किया तो दंड मिलता है। सेम हमारे पास भी गणित में यही काम होता है। एग्जाम्स जो है उनके आधारित अगर हमने कुछ प्रूफ किया है, साबित किया है, तो वो सही है, वरना वो गलत है। तो थ्योरम जो है वो है जिनको सिद्ध किया जा सकता है, जिनको एग्जाम के आधार पर, अभिग्रहित के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। डेफिनेशन सिर्फ नाम रखने का काम है। नाम रखने का काम जो है वो डेफिनेशन करते हैं। क्रिकेट में भी आप बहुत सारे नाम रखते हैं, स्वाइप शॉट, ये वाला शॉट, लॉन्ग ड्राइव, ये वाला, वो वाला, ये क्या होता है। आपने इतना सारा बड़ा ना चीज़ बोलनी है, उससे बेहतर आपने छोटे छोटे नाम दे दी, है ना। वो यहाँ खड़ा है, उसको ये दे दिया कि भाई लॉन्ग ऑफ पे खड़ा है, लॉन्ग ऑन पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो ये नाम क्यों दिया आपने, ताकि पुकारने में आसानी हो। तो डेफिनेशन है इसका नाम। तो 3 चीज़ें बनती है, 3 चीज़ें हमारे मैथ्स के पास होती है। एग्जाम, जो कि ऑलरेडी सत्य है, कोई पर्सन नहीं उठा सकता। थ्योरम्स एंड डेफिनेशन। एग्जाम्स बंधे हुए नहीं है बेटा, एग्जाम्स हर मैथ्स की ब्रांच के हर पार्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने खेल का समझाया, क्या एग्जाम खत्म हो जाएंगे कभी, ना साहब, कभी खत्म नहीं होंगे। क्या दुनिया में क्रिकेट जो खेल है वो नए नहीं बन रहे। हमारे गली में बैठे बैठे बच्चे नया खेल बना लेते, नहीं बनाते क्या, पत्थर लगा के बना लेते कि ये विकेट है। हमारे यार तो दूसरे घर में चली गई बॉल तो आउट है। हमारा एग्जाम ये भी है एक कि भाई, हमारा एग्जाम मतलब हमने नियम बना लिया कि भाई अगर घर में चला गया किसी के तो आउट माना जाएगा। बनते नहीं बनते, बच्चे घर बैठे बैठे एग्जाम बनाते। गलियों में जब क्रिकेट खेलते, नियम बनाते नहीं बनाते, अपने नियमों अनुसार खेलते नहीं खेलते, तो गेम कभी बंद हो जाएंगे नहीं। हम जब पार्क में खेलते थे तो वहाँ घास होती थी, तो घास पे वो बैट नहीं चलाने देते, बैट से नहीं खेल सकते, तो हम हाथ से खेलते थे। तो हमने एक नया क्रिकेट का उदय कर दिया जिसका नाम था हैंड क्रिकेट। हैंड क्रिकेट का मतलब हाथ से बॉल को मारेंगे। तो साहब बहुत कुछ बनाया जा सकता है, नियम बनाए, अपने नियम बनाए, अपना खेल खेलें। इसीलिए मैथ्स की ब्रांचेस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आप नए एग्जाम बनाते हैं, नया गेम बन जाता है, नया गेम में फिर खेलते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ मज़ा आता ही है। ऑब्वियसली बात है, हर खेल में मज़ा आता है। नियम चेंज करते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट भी आता है, कुछ नयापन भी आता है, और एक नया गेम शुरू हो जाता है। तो क्या कभी नए गेम बनने बंद हो जाएंगे, ना साहब। तो फिर कभी नई गणित बननी बंद हो जाएगी, ना, चलती रहेगी। इसीलिए अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सर ये जो 1+1 जो होता है वो 2 होता है, ये बात तो हमें समझ में आती है। हम पेन लेने जाते हैं, 1 और 1, 2 पेन लेते हैं तो 2 हो जाते हैं। 1 पेन + 1 पेन = 2 पेन। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही कहा। लेकिन सर ये वाली गणित की 1+1 = 1 होता है, इस टाइप की गणित भी कैसे काम करती होगी, कहाँ काम करती होगी। तो ध्यान से सुनिए बेटा, प्रकृति बहुत बड़ी है, प्रकृति में सिर्फ पेन ही नहीं बिकते, बहुत सारे हैं। चलिए आपको इस बात से भी समझाता हूँ, ऐसे भी आपको समझाता हूँ कि जोड़ सिर्फ ये एकमात्र जोड़ नहीं है। मान लीजिए अभी यूपी के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, यूपी चुनाव का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। यूपी चुनाव के अंदर जो समाजवादी पार्टी है, सपा, अखिलेश यादव की, और मायावती की जो पार्टी है, बीएसपी, सपा के पास जो वोट बैंक है, सपा ने माना कि उसके पास 32% जो वोट बैंक है, मतलब उसको 32% वोट मिल जाते हैं। बसपा ने माना कि भाई हमें जो है, अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें जो है वो लगभग 27% वोट मिल जाते हैं। और सपा और बसपा ने सोचा कि चलो मिलके चुनाव लड़ते हैं यार, क्योंकि मिलके लड़ेंगे तो 32 तेरे हैं, 27 मेरे हैं, दोनों जुड़ेंगे तो 59 हो जाएंगे, और 59 हो जाएंगे तो 50% से ज़्यादा वोट हो जाएंगे, तो जीतेंगे हम ही, इसका मतलब सरकार हम बनाएंगे। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को यहाँ पे, और रुकिए और सुनिए। सपा के पास 32% वोट है, बसपा के पास 27% वोट है, तो बताइए क्या उनका जोड़ 69% होगा। जब चुनाव होंगे, जब नतीजे आएंगे, क्या उनको 69% वोट मिलेंगे?
अब आप कहेंगे नहीं सर 32 + 27 59 नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया, अभी तो आप कहते हैं कि जोड़ काम करता है, तो 32 + 27 59 क्यों नहीं हो रहे? आपको कि नहीं सर हमेशा ये नॉर्मल वाला जोड़ काम नहीं करता। हमेशा काम नहीं करता ना, क्यों नहीं करता? क्योंकि कुछ वोटर ऐसे हैं जो सपा में हैं लेकिन बसपा के विरोधी हैं। अगर सपा बसपा साथ में चुनाव लड़ेगी तो वो वोट किसी हाल में उसे नहीं देंगे। बसपा के भी कुछ ऐसे हैं जो सपा से भयंकर विरोध करते हैं, अगर बसपा सपा साथ में चुनाव लड़ेगी तो वो वोट नहीं देंगे। समझ रहे हैं? तो कुछ वोट 32% 32 का काम नहीं करेगा, 27 का काम नहीं करेगा। चलिए और ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एकमात्र एग्जाम्पल है जिसमें 32 और 27 आपका जो नॉर्मल जो यूजुअल जोड़ होता है, सामान्य जो जोड़ होता है वो काम नहीं कर रहा, तो और भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। यही नहीं है, चलिए एक पत्थर को खींचते हैं। एक पत्थर है जिसको आप खींच रहे हैं और दो आदमी मिलकर खींच रहे हैं। एक आदमी 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, ठीक है, और एक आदमी जो है दूसरा एक भाई और है वो 7 न्यूटन से खींच रहा है। ठीक है, ये आपने खींचा और मान लिया 1 घंटे तक खींचा, और 1 घंटे तक खींचने के बाद में आपने 5 न्यूटन 7 न्यूटन बल से इसको 1 घंटे तक खींचा, और मान लीजिए 10 मीटर तक आपने इसको खींच दिया, इसको 10 मीटर तक खिसका दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम पत्थर है, कोई फ़र्क नहीं डाला मैंने, जितने किलो का था उतना ही रखा है, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया, 5 न्यूटन की जो रस्सी है वो इस तरफ रखी है और 7 न्यूटन की मैंने इस तरफ रखी है। ठीक है, 7 न्यूटन वाला इधर खींच रहा है, 5 इधर खींच रहा है। अब दोबारा से वही 1 घंटे तक उनको खींचने दिया, भाई 1 घंटे तक कंटिन्यू खींचिए। अब बताइए कितना आएगा, अब 1 घंटे में कितना चलेगा? तो अब आपके थोड़ा सा डाउट होगा, नहीं साहब, अब आप कहेंगे नहीं सर 10 मीटर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कि 7 वाला सर इधर जा रहा है, 7 वाला इधर जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा होता तो एक साथ हो जाता। ये 7 वाला इधर खींच रहा है, 5 वाला इधर खींच रहा है, इसलिए 10 मीटर तो नहीं जाएगा, 10 मीटर से कम जाएगा, 8 जाए 9 जाए, लेकिन 10 नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दिशा में लग रहे थे, इसलिए 10 मीटर चला गया, तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आएगा। समझा नहीं पा रहे होंगे लेकिन थोड़ा फर्क आएगा, है ना, लग रहा है फर्क आएगा कि सर इतना नहीं जाएगा। अगर आप सोचिए यही 7 न्यूटन जो है इसको हटा के मैं अगर इस तरफ लगा दूं अब, और या इधर लगा दूं तो अब, तो इसका मतलब है 5 + 7 का जोड़ हमेशा 12 नहीं होता। यहाँ पे अगर 5 और 7 का जोड़ 12 है तो यहाँ पे 5 और 7 का जोड़ 12 नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और यहाँ पे अगर यहाँ 5 लगे यहाँ 7 लगे तो इसका मतलब है 5 और 7 का जोड़ है वो कितना होगा, वो आपको हर बार अलग अलग आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा बेटा। 5 और 7 का जोड़ जो है वो हर परिस्थिति में सेम नहीं है। इस साइड में अगर 12 है तो इसमें 12 नहीं होगा, इस स्थिति में कुछ और होगा और अगली स्थिति में कुछ और होगा। इसका मतलब 5 और 7 का जोड़ क्या होगा, हर बार चेंज होगा। डिपेंड करेगा कि 5 और 7 कौन सी दिशा में लग रहा है, जिसको आप सदिश योग कहा करते थे। याद है आपको? इसका मतलब आपका एक अदिश योग होता है और एक सदिश योग होता है। ये अदिश सदिश 2 योग नहीं होते, हज़ारों प्रकार के योग प्रकृति में अवेलेबल है, हज़ारों प्रकार के। तो सिर्फ आप वाला जो योग है वो प्रकृति बाध्य है मानने के लिए, तो गलत कर रहे हैं आप। प्रकृति को मानने के लिए आप बाध्य हैं, प्रकृति को मानने के लिए आप बाध्य हैं। प्रकृति आपको मानने के लिए बाध्य नहीं कि आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि 1 और 1 2 होता है, आप प्रकृति को भाई मानना पड़ेगा क्योंकि 1 और 1 2 होता है। प्रकृति हमसे ज़्यादा बड़ी है, हम प्रकृति से बड़े नहीं है, है ना। पिताजी के रूल पुत्र मानता है, पुत्र के रूल पिताजी माने जरूरी नहीं है। तो सेम वही बात है यहाँ पे भी, प्रकृति को हमें मानना पड़ेगा, वो बाध्य है। तो प्रकृति को समझने के लिए हमें में बदलाव भी करने पड़ेंगे, इसलिए हमने बदलाव किए कि प्रकृति जैसा जोड़ मांगेगी हम वैसा जोड़ लाएंगे। इसीलिए हमने मॉडर्न अलजेब्रा की नींव रखी, जो स्ट्रिक्ट नहीं होती, इस बात पर स्ट्रिक्ट नहीं होती कि 1 और 1 2 होता है। वो कहते हैं भाई देखो परिस्थितियाँ देखो, स्थितियाँ देखो, उसको समझो और फिर जो सही लगे उसके हिसाब से जोड़ बाकी करिए। नए जोड़ बाकी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मॉडर्न अलजेब्रा में यही देखेंगे, इसलिए हम पुराने वाले जोड़, पुराने वाले बाकी गुणा भाग का काम नहीं करेंगे। हम एक नया प्रकार का वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है संक्रिया। और संक्रिया जो है वो अकॉर्डिंग टू परिस्थिति, कंडीशन के हिसाब से हम संक्रिया को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, बांधेंगे नहीं। क्योंकि हमें पता है प्रकृति बहुत बड़ी है, प्रकृति बहुत बड़ी है, उसमें बहुत विविधता है, बहुत विविधता है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के जोड़ भी बनाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें भी करनी पड़ेगी। तो हम खुले दिमाग से बात करेंगे, दिमाग को पैक नहीं करेंगे, खुले दिमाग से बात करेंगे। जो एक्सेप्ट करेगा उसके हिसाब से चलेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो अलग प्रकार का जोड़ काम करता है, समझ तो रही हैं आप कि चुनाव में अलग जोड़ काम करता है। वस्तुओं को खींचते हैं तो अलग प्रकार का जोड़ काम करता है। दुकान पर पेन लेने जाते हैं तो पुराने वाला जोड़ काम करता है। तो हर प्रकार की चीज़ें काम करती है। तो सब चीज़ों को कॉमन के अंदर ला के एक संक्रिया के तौर पर पढ़ें ताकि सब कवर हो जाए। इसी का नाम है ग्रुप थ्योरी भाई,
यही हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा में। उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, और आगे चलिए अभी बहुत मज़ा आने वाला है, इसके अंदर बहुत डिटेल है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया लगा आपको पढ़ा के, और आपको भी मज़ा आया होगा। शुक्रिया।